एवरीवन, आज है ना हम सीटेट ईवीएस का जो अगस्त में आपका पेपर हुआ था 2023 का, उसके ईवीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे हम उनको डिस्कस करेंगे। 2021 के ईवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और हमारा सारा ईवीएस का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे ना मुझे ऐसा बोलते हैं कि हिंदी में लेक्चर बनाइए। मैंने लेक्चर इंग्लिश में ही बनाया, लेकिन आज मैं क्वेश्चन को हिंदी में भी ट्रांसलेट करूँगी आपके लिए, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा वो पूछा कि मास क्या होगा एक ऑब्जेक्ट का जिसकी डेंसिटी 24 दी हुई है उन्होंने और वॉल्यूम 6 दिया हुआ है, ठीक है? हिंदी में इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपको है ना घनत्व दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, आपसे इसका द्रव्यमान पूछा हुआ है, ठीक है? तो आपको पता है जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। अब उन्होंने हमसे पूछा है मास, तो डेंसिटी को हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 24 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 144 ग्राम। सेकंड क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा आने लगे हैं आजकल और हार्ड नहीं होते हैं। ये बस आपको इतना बताना होता है कि जो असर्शन उन्होंने दिया है इसका यही रीज़न है कि नहीं। तो उन्होंने बोला है कि जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो गैस जो होती है वो कंप्रेस हो जाती है इजीली, यानी कि उसको आप दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने इसका रीज़न दिया है कि जब हम है ना गैस पे प्रेशर लगाते हैं तो उसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो डिक्रीज हो जाता है और इसकी वजह से गैस कंप्रेस हो जाती है। क्वेश्चन को हिंदी में सुन लीजिए। दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है और इसका कारण उन्होंने जो दिया है कि जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतर अणु स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है, ठीक है? तो इसमें है ना ए सही है बट आर गलत है। दोनों सही है पर आर इसका सही रीजन नहीं है। ए जो है वो गलत है पर आर सही है। दोनों सही है और आर जो है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आपने ना गैसेस के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि गैसेस जो होती है ना, जब उन पर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उनको हम कंप्रेस कर पाते हैं और उसका रीज़न भी यही होता है कि गैसेस के पार्टिकल्स है ना वो दूर 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 घूम रहे होते हैं, लेकिन जब आप प्रेशर लगाओगे तो वो एक दूसरे के बहुत पास चले जाते हैं क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो घटता चला जाता है, ठीक है, और वो कंप्रेस हो जाती है, इजीली कंप्रेस हो जाती है, ठीक है? तो इसका आंसर है बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है? उसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी उन्होंने ऐसे दिया है कि दो स्टेटमेंट्स दिए हुए उन्होंने और आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सी है। पहला स्टेटमेंट है कि जो मनाली के घर होते हैं उनको है ना लकड़ी से बनाया जाता है और जो रूफ होती है वो स्लैंटिंग होती है और बैम्बू पिलर्स के ऊपर बनते हैं ये वाले घर। मनाली के घरों की बात हो रही है। दूसरा उन्होंने बोला कि मनाली में ना बहुत ज़्यादा बारिश और बर्फ़ पड़ती है। हिंदी में इस क्वेश्चन को सुन लीजिए। मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभे पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। स्टेटमेंट बी है कि मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। तो अगर आपने मनाली हाउसेस वाला हमारा लेक्चर देखा है, ठीक है, मैंने ईवीएस के सारे लेक्चर्स कंप्लीट करा दिए हैं। ईवीएस का हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और मैंने उसमें 2021 वाला पेपर भी डाल दिया है, ठीक है? तो मनाली के जो घर होते हैं ये बात बिल्कुल सच है कि वो लकड़ी से बनते हैं। ये भी बात सच है कि वो ढालू छत वाले घर होते हैं, लेकिन जो ये वाली बात है कि वो एलिवेटेड बैम्बू पिलर्स पे बनते हैं, ये गलत बात है। ये गलत बात इसलिए है क्योंकि जो असम के घर होते हैं ना उनको हम बैम्बू पिलर्स के ऊपर बनाते हैं, ठीक है? लेकिन जो स्टेटमेंट बी है वो बिल्कुल ठीक है कि मनाली में ना बहुत बारिश पड़ती है, बहुत बर्फ़ पड़ती है, ठीक है? तो ए इज़ इनकरेक्ट बट बी इज़ करेक्ट, यानी कि जो ए है वो गलत है पर बी जो है स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही है। तो सिर्फ देखो एक छोटी सी लाइन उन्होंने बदल दी और आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत हो गया है। इसलिए आपको है ना अच्छे से पता होना चाहिए सारे हाउसेस के बारे में। अब उन्होंने ना एक मैच दी फॉलोइंग आपको दिया है कि जो क्यूमिन होता है, सैफरन होता है, चिलीज होती है, क्लोव होती है, उनके बारे में उन्होंने 4 स्टेटमेंट दिए कि कौन सा किससे मैच करेगा, ठीक है? तो उन्होंने बोला अपीयर्स लाइक अ नेल, यानी कि एक कील जैसा दिखता है, साउथ अमेरिका में ओरिजिनेट हुआ है, येलो इन कलर एंड स्मॉल बट फ्रेग्रेंट। तो आपको पता है हिंदी में मैं ये क्वेश्चन आपके लिए बोल देती हूँ। जीरा, केसर, मिर्च और लौंग कील की तरह दिखता है, दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति हुई है, पीले रंग का है, छोटा है पर खुशबूदार है। तो आपको पता है जो सैफरन होता है, केसर होता है, उसका येलो कलर होता है, तो बी जो है वो 3 से मैच करेगा। आपको पता है जो चिली होती है वो साउथ अमेरिका में ओरिजिनेट हुई है, मिर्च जो है वो साउथ अमेरिका में ओरिजिनेट हुई है, और अगर आप लौंग को देखोगे ना तो वो नील जैसी दिखती है ना, और जो जीरा होता है वो छोटा होता है पर उसमें से बहुत खुशबू आ रही होती है, ठीक है? तो देखो इसका आंसर ए का आंसर है 4, यानी कि जो जीरा होता है वो छोटा होता है पर उसमें से बहुत स्मेल आती है। फिर उसके बाद जो बी है सैफरन है वो येलो कलर का होता है, ठीक है? और फिर जो सी है हमारा वो क्या होता है, चिलीज जो है वो साउथ अमेरिका में ओरिजिनेट हुई है, और क्लोव है वो क्या होता है, नील जैसा दिख रहा होता है। ड्राइंग आपको करने को मिल सकता है, इसलिए आपको ना सबकी प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए।
उसके बाद उन्होंने पूछा कि कोस्टल स्टेट या यूटी का नाम बताना है जो बे ऑफ बंगाल के पास पड़ती है। तो तेलंगाना बे ऑफ बंगाल के पास पड़ता है, केरला पड़ता है, उड़ीसा पड़ता है, कर्नाटका पड़ता है। आपको इनमें से बताना है कि कौन पड़ता है। तो बे ऑफ बंगाल के पास इनमें से जो पड़ता है वो है उड़ीसा। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य और या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन है? उड़ीसा है। उसके बाद उन्होंने सिक्स्थ में है ना कुछ स्टेटमेंट्स दिए और आपसे पूछा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो तोरांग को हम कुडुक भाषा में जंगल को कहते हैं, यानी कि तोरांग मीन्स फॉरेस्ट इन कुडुक लैंग्वेज, ठीक है। और जो विलेज काउंसिल होती है, पंचायत होती है झारखंड में, वो डिसाइड करती है कि किस फैमिली को कितनी लैंड मिलेगी फार्मिंग करने के लिए, खेती करने के लिए, लॉटरी सिस्टम से। थर्ड स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 जो है वो वहाँ के लोग जो है उनको वहाँ रहने का अधिकार देता है अगर वो 15 साल से वहीं रह रहे थे, ठीक है। जंगल में जो लोग 15 साल से रह रहे हैं उनका जंगल पर अधिकार है। 3/4 पीपल जो है मिजोरम के वो फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए इनमें से जो पहला स्टेटमेंट है तोरांग मीन्स फॉरेस्ट इन कुडुक लैंग्वेज, ये बिल्कुल सही है। जो है वो एक कम्युनिटी का नाम भी है और वो जो भाषा को बोलते हैं उसको भी हम कुडुक कहते हैं, ठीक है। ये झारखंड की एक कम्युनिटी है और यहाँ पे रांग वर्ड होता है, उसका मीनिंग फॉरेस्ट ही होता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है कि वो लॉटरी से ये निकालते हैं, ये गलत है, ठीक है। फॉरेस्ट में भी है ना, यहाँ पे देखो उन्होंने इस स्टेटमेंट में क्या गलत है, यहाँ पे 15 साल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 25 साल होना चाहिए। और उसके बाद जो इन्होंने बोला कि 3/4 पीपल मिजोरम आर लिंक टू फॉरेस्ट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है ए एंड डी, पर बी और सी क्यों गलत है? क्योंकि वो लॉटरी से ऐसा डिसाइड नहीं कर रहे होते। और दूसरा, ये 15 साल नहीं 25 साल होते हैं। आपको है ना राइट टू फॉरेस्ट एक्ट के बारे में मैंने पढ़ाया भी है। तो 15 साल नहीं 25 साल, वो यहाँ पे ना 10 साल कर सकते हैं, कभी 35 साल कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 25 साल जो लोग रह रहे होते हैं उनको फॉरेस्ट पे राइट दिया जाता है। उसके बाद है ना उन्होंने पूछा कि फंक्शन क्या होता है, प्लांट की जो स्टेम होती है उसका क्या फंक्शन है। खाना बनाना और खाने को स्टोर करना, पौधे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, पानी को और मिनरल्स को रूट से लेके अदर पार्ट्स तक लेके जाना, ठीक है। ये उन्होंने दिए। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को हिंदी में रीड कर दे रही हूँ। भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, पौधों को शक्ति और सहारा देना, पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तो आपको पता है जो स्टेम होती है आपके प्लांट की, वो है ना स्टोर नहीं करती है और खाना बनाती भी नहीं है। कौन करता है काम? पत्तियां करती हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो तो गलत है, ठीक है। लेकिन पौधे को स्ट्रेंथ देना, सपोर्ट देना, ये तो स्टेम करती है ना। स्टेम की वजह से ही पौधा सीधा खड़ा रहता है। और रूट से लेके लीव्स तक पानी लेके जाने का काम, खाना लेके जाने का काम भी किसका होता है? स्टेम का ही होता है। तो इसमें जो बी और सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन जो हमारा ए स्टेटमेंट है वो गलत है। और वो क्यों गलत है? क्योंकि पत्तियां खाना बनाती हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा जो ब्रॉन्ज एलॉय है वो किसको पिघला के बनता है? जिंक और टिन को, एल्यूमिनियम एंड जिंक को, टिन एंड कॉपर को, एंड कॉपर एंड जिंक को। तो हिंदी में जिसे कांसा कहते हैं। कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित को पिघलाकर बनाया जाता है। टिन एंड कॉपर होते हैं, उनसे बनता है हमारा ब्रॉन्ज। कांसा बनाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? टिन एंड कॉपर। अब उन्होंने ना कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं एलिफेंट्स के बारे में और उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। उन्होंने बोला एक 3 महीने का जो एलिफेंट का बच्चा होता है उसका वजन लगभग 100 किलो के बराबर होता है। एक अडल्ट एलिफेंट जो होता है वो 200 किलो से ज़्यादा लीव्स खा जाता है एक दिन में, ठीक है, पत्तियाँ खा जाता है। एलिफेंट जो है वो ज़्यादा आराम नहीं करते, सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और एलिफेंट को है ना मिट्टी से और पानी से खेलना बहुत पसंद होता है, ठीक है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 100 किलोग्राम होता है। वयस्क हाथी का एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत है। स्टेटमेंट 2 जो है वो भी गलत है क्योंकि वो एक दिन में 200 किलो नहीं 100 किलो के आसपास खा लेता है, ठीक है। लेकिन ये जो थर्ड स्टेटमेंट है कि एलिफेंट ज़्यादा रेस्ट नहीं करते हैं, वो 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और एलिफेंट को है ना मिट्टी और पानी से खेलना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको पता है हमने एक चैप्टर पढ़ा डे विद नंदू, ठीक है। तो नंदू एक एलिफेंट का नाम होता है और वहाँ पर मैंने आपको एलिफेंट्स के बारे में बहुत सारी लाइन्स बताई थी। क्यों? क्योंकि वो उन लाइन से ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो आपको लगता है कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ना डिफिकल्ट है ना बड़ा है अगर आपने उन स्टेटमेंट्स को ढंग से पढ़ा है कि वो ज़्यादा सोते नहीं है, ठीक है। 13 से 14 साल का होने के बाद मेल एलिफेंट जो होता है वो झुंड को छोड़ के चला जाता है। जो सबसे बूढ़ी एलिफेंट होती है फीमेल, वो उनकी लीडर होती है। सारे पॉइंट्स अगर आपने पढ़े हैं तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो इसके जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है सी एंड डी। बिहार राज्य के लोगों को निम्नलिखित मधुमक्खी पालन कार्यक्रम को आरंभ करने में वर्ष का सबसे सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी है, ठीक है। तो इंग्लिश में इसका मतलब है कि बिहार के जो लोग हैं
वो मधुमक्खी पालन करते हैं, बी कीपिंग करते हैं, तो उसको स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट पीरियड कौन सा होता है? अगस्त टू अक्टूबर, अप्रैल टू जून, अक्टूबर टू दिसंबर, फरवरी टू अप्रैल। तो अगर आपने अनीता एंड द हनी बी करके जो चैप्टर है अगर वो पढ़ा है तो आपको पता है अक्टूबर से दिसंबर का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो बी कीपिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। और वहाँ पर है ना बहुत सारे लीची के फ्लावर्स उगते हैं जिनके खा के मधुमक्खी इतना टेस्टी शहद बनाती है, और जो लीची के फ्लावर्स होते हैं वो फरवरी में खिलते हैं। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट्स उस चैप्टर में हमने आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ईवीएस की कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है, सारे लेक्चर्स, ईवीएस पेडागोजी सब कुछ कंप्लीट हो रखा है। ठीक है, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जरूर देखने चाहिए। तो अक्टूबर से दिसंबर वो पीरियड होता है जब आपको स्टार्ट करनी चाहिए बी कीपिंग का काम। कहाँ पे? बिहार में। उसके बाद उन्होंने बोला राम है ना अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है इवनिंग में, तो कौन सी एनर्जी वो यूज कर रहा है? साउंड एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो राम है ना प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा उपयोग करता है? तो आपको पता है इतना इजी क्वेश्चन है। तो जब आप कोई भी काम, आप बैट पकड़ रहे हो, बॉल फेंक रहे हो, क्या इस्तेमाल कर रहे हो? साउंड एनर्जी यूज कर रहे हो क्या? नहीं। लाइट एनर्जी यूज कर रहे हो? नहीं। केमिकल एनर्जी यूज कर रहे हो? नहीं। तो आप है ना अपनी मस्कुलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो, मांसपेशियों की ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हो। हिंदी में ये ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा, मांसपेशियों की ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो आपको पता है ना हमारे जो हैंड्स होते हैं उनमें मस्कुलर एनर्जी है, तो हम कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं? मस्कुलर एनर्जी यूज कर रहे हैं, मांसपेशियों की ऊर्जा यूज कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि एक कॉमन वेराइटी है असम में जिसको है ना हम स्टिकी राइस बुलाते हैं, तो कौन सी है वो? पॉनी राइस, बॉम्बा राइस, बोरा राइस और आर्बोरिक राइस। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सी असम की खाई जाने वाली चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिके हो जाता है? हमने एक चैप्टर पढ़ा है असम के बारे में जहाँ पे बिहू सेलिब्रेशंस के बारे में बताया जाता है, वहीं पर उन्होंने इस राइस के बारे में बताया था। तो ये जो राइस होते हैं जो स्टिकी होते हैं, जो आपस में चिपक जाते हैं, इनको हम बोलते हैं बोरा राइस। तो जो असम में खाए जाने वाले स्टिकी राइस होते हैं वो कौन से होते हैं? बोरा राइस होते हैं। और असम का एक बहुत ही मेन फेस्टिवल होता है बिहू। फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है? लाइट एंड साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एंड लाइट एनर्जी, सिर्फ लाइट एनर्जी, हीट एंड लाइट एनर्जी। ठीक है, हिंदी में इस क्वेश्चन का मतलब है जब हम ईंधन को जलाते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, केवल प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। तो आपको पता है जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हीट भी मिलती है, रोशनी भी निकल रही होती है और लाइट भी निकल रही होती है। ठीक है, हीट और लाइट दोनों चीजें निकल रही होती है, यानी कि ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद 14 क्वेश्चन जो है वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्नेक्स एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। देखो आपको ना ये वाली बात भी बहुत ध्यान रखनी है। कुछ क्वेश्चन ना हम जल्दीबाजी में इसलिए गलत कर देते हैं क्योंकि हम ये नहीं देखते कि उन्होंने सही पूछा है कि गलत पूछा है। तो इनमें से ना आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। जो स्नेक्स होते हैं वो अपने शिकार को च्यू कर जाते हैं। पॉइजनस स्नेक के पास फैंग्स होते हैं, दे स्वॉलो देयर फूड होल, वो अपना पूरा का पूरा खाना खा जाते हैं। स्नेक्स हैव शार्प टीथ। हिंदी में इस क्वेश्चन को सुनिए कि आपको है ना सांपों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और गलत कथन को चिन्हित कीजिए। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, जहरीले सांपों के पास डसने वाले दांत होते हैं, वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं, सांपों के दांत नुकीले होते हैं। तो आपको पता है जो सेकंड स्टेटमेंट है कि दे हैव फैंग्स, ये बिल्कुल सही है। वो अपने पूरे के पूरे खाने को एक बार में ही अंदर ले लेते हैं, ये भी सही है। और उनके शार्प टीथ होते हैं, ये भी ठीक बात है। ठीक है, लेकिन वो चबाने का इस्तेमाल, लेकिन वो है ना चबाते नहीं है अपने शिकार को, है ना वो चबाते नहीं है। ठीक है, पूरा स्वेलो कर जाते हैं, एक बार में ही अंदर ले जाते हैं। ये जो स्टेटमेंट है कि वो चबाते हैं, ये इनकरेक्ट है, गलत है ये। उसके बाद आता है कि गुजरात के रिस्पेक्ट में आपको बताना है। तो आपको ना मैप पे बहुत सारी जगहों की लोकेशंस मालूम होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि गुजरात हमारे ईस्ट में पड़ता है कि वेस्ट में पड़ता है कि नॉर्थ में पड़ता है कि साउथ में। तो अगर आपको अपने मैप को ढंग से पढ़ा है तो आपको पता है कि जो गुजरात है ना वो हमारे वेस्ट रीजन में पड़ता है। ठीक है, तो उन्होंने ना पूछा कि गुजरात से है ना उत्तर प्रदेश की लोकेशन कहाँ पे है और आंध्र प्रदेश की लोकेशन कहाँ पे है। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है गुजरात से, और जो आंध्र प्रदेश होता है वो साउथ ईस्ट में पड़ता है। इसके लिए ना आपको मैप का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, मैप की लोकेशन अगर आप जानते होगे ना कि ये चीज़ नॉर्थ में पड़ती है, साउथ में पड़ती है, उत्तर प्रदेश से ऊपर बैठता है, जो आंध्र प्रदेश है वो इससे थोड़ा नीचे बैठता है। ठीक है, तो अगर आपको ये पता होगा तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाओगे। और मैप से है ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। कभी पूछ लेते हैं कि नेबरिंग स्टेट्स बताइए, कभी पूछ लेते हैं कि ये लोकेशंस बताइए। तो उसके बाद है ना हमारे ये क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तो थे हमारे ईवीएस एनसीईआरटी से जो पूछे गए थे। अब है हमारे लिए
पेडागोजी के क्वेश्चन, आपको पता है ना 15 क्वेश्चन पेडागोजी के भी आते हैं। तो उन्होंने बोला अनीता ने एक यूनिट प्लान की है जिसमें वो कौन सी थीम को पढ़ाने वाली है, फैमिली। तो टाइटल क्या होना चाहिए इस यूनिट प्लान का, फैमिली, रिलेशनशिप, जेंडर रोल्स, ऑक्यूपेशंस एज सोशियो कल्चरल एंटिटी इन चेंजिंग टाइम्स, फैमिली, रिलेशनशिप विद इन अ फैमिली, फैमिली, माइग्रेटिंग फैमिलीज, टाइप्स ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। हिंदी में इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा, परिवार, संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में, परिवार परिवार के भीतर संबंध, परिवार घुमंतु परिवार, परिवार के प्रकार एकल एवं संयुक्त। तो आपको पता है इसका जो बेस्ट थीम है वो है, देखो दो सारे ही थीम हो सकते हैं ना, फैमिली के टाइप न्यूक्लियर और जॉइंट होते हैं, माइग्रेटिंग फैमिलीज भी होती हैं, ठीक है, रिलेशनशिप विद इन अ फैमिली भी होता है। लेकिन आपको पता है ये एक यूनिट प्लान है, यूनिट में ना बहुत सारे सब टॉपिक्स रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो इसका बेस्ट आंसर है वो है फैमिली, रिलेशनशिप, जेंडर रोल्स, ऑक्यूपेशन एज सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी इन चेंजिंग टाइम। जहाँ पे आप रिलेशनशिप के बारे में भी पढ़ाओगे, आप है ना ये भी बताओगे कि एक फैमिली में जेंडर रोल्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, व्यवसाय को कैसे देखा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जब दिखाओगे तो ये बेस्ट आंसर है। ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चंस, और मैंने ईवीएस पेडागोजी भी आपकी कंप्लीट करा दिया। उसके बाद ना उन्होंने पूछा मिस शीतल लाइक्स टू यूज स्टोरीज एंड पोएम्स इन प्राइमरी क्लासेस टू एक्सप्लेन वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस, ठीक है। ईवीएस के वेरियस कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए जो शीतल है वो क्या यूज़ करती है, कहानियाँ और पोएम का इस्तेमाल करती है। सबसे अप्रोप्रिएट लॉजिक क्या है कि वो ऐसा क्यों करती हैं, स्कूल आने से पहले बच्चे उसे सुन पाए इसलिए, बच्चों को उनकी अपनी पोएम्स लिखने के लिए देना, स्टोरीज लिखने के लिए देना, बच्चों को है ना डाइवर्सिटी से अवेयर कराना, लैंग्वेज एंड कल्चर की, ठीक है। उसके अलावा लेसन प्लान को मोर इंटरैक्टिव और एंजॉयबल बनाना। अब इस क्वेश्चन को हिंदी में सुन लीजिए। श्रीमती शीतल ईवीएस के विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं का प्रयोग सबसे उपयुक्त तर्क है। वो ऐसा क्यों कर रही है, मतलब क्या तर्क वो देंगी कि उनकी बात सही लगेगी सबको। ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल आने से पहले इसे सुना होना, विद्यार्थियों को अपनी कविता और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना, पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता है ये पहले से सुना होना इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन सेकेंड ऑप्शन को अब हम देखते हैं कि क्या ये सही लग रहा है। तो बच्चे अपनी पोएम्स और कहानियाँ खुद लिख सके, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप है ना बच्चे को क्रिएटिव होने का चांस दे रहे हो, अपने वर्ड्स में कुछ बातें समझने का, कहने का चांस दे रहे हो, इससे बच्चे की क्रिएटिविटी पावर बढ़ती है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। बच्चों को है ना डाइवर्सिटी, लैंग्वेज एंड कल्चर के बारे में समझाना, ये भी बहुत अच्छी बात है। बच्चे को पता होना चाहिए कि पोएम्स क्या होती है, छंद क्या होते हैं, रस क्या होता है, ये सारी बातें जब एक बच्चे को पता होता है ना, ठीक है, लिटरेचर क्या होता है। लेकिन अगर उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से हम पढ़ाएंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा ना कि कहानियाँ क्या होती हैं, पोएम्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज हो सकती है। तो ये दोनों ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। उसके बाद डी ऑप्शन को देखते हैं कि वो लेसन प्लान को ज़्यादा इंटरैक्टिव और इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग बनाना चाहती है। ये भी बहुत अच्छी बात है। आपको पता है ना आजकल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो कहती है कि आपको है ना एजुकेशन को है ना बोरिंग बना के बस सिलेबस खत्म करने का एक जरिया नहीं समझना है। आपको है ना क्लास को बहुत ही इंटरैक्टिव रखना है, इंजॉयबल रखना है। बच्चे अगर इंजॉय करेंगे तो वो सीखते बहुत ज़्यादा है ना। अगर आपको एक क्लास को देख के बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है, अगर उसमें आपको आपके टीचर से बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है, आप भी अपने व्यूज़ बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो, तो आप बहुत अच्छा सीखोगे, ठीक है। तो बी, सी और डी जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है। पेडागोजी के क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ईवीएस को पढ़ाना, ईवीएस को नहीं, किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी सॉल्व करने के लिए मेन पर्पस होता है कि आपको पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, ठीक है। और एंजॉयबल और इंटरेस्टिंग बनाना तो हर जगह काम आता है। तो उसके बाद उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस फ्रॉम क्लास 1 to 5। तो 1 to 5 क्लास तक अगर आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। Helping learners link classroom learning to the life outside the school, developing in-depth understanding of the basic concepts of the subject, acquiring skills to carry out hands-on activities independently, preparing students for studying science at the middle level। तो हिंदी में इस क्वेश्चन को सुन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, विषय की मूल अवधारणाओं को गहन समझ विकसित करना, स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना।
तो आप जानते हो ईवीएस को पढ़ाने का हमारा सबसे मेन लॉजिक है जो हमारी बाहर की लर्निंग है उसको स्कूल से लिंक करना। आपको पता है ना ईवीएस 4 क्लास वॉल्स में पढ़ा देने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। उससे ना हम आपकी कम्युनिटी लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आप बाहर सबको लिंक करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या मदद कर रहे हैं, हेल्पिंग लर्नर लिंक क्लासरूम लर्निंग टू द लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ठीक है। तो ईवीएस पढ़ाने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है, बाकी सब इसके ऑब्जेक्टिव हो सकता है लेकिन उन्होंने सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा है, सबसे बड़ा कारण। 19 क्वेश्चन फिर से असर्शन एंड रीजनिंग वाला है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं इसको और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। लर्निंग ऑफ ईवीएस नीड्स टू बी ओरिएंटेड टू प्रोसेस स्किल्स रिलेटिंग टू ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन थ्रू एक्वायरिंग वेरियस प्रोसेस स्किल्स। द लर्निंग आउटकम्स ऑफ ईवीएस लर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड। तो हिंदी में इस क्वेश्चन को सुनिए। अभिकथन उन्होंने क्या दिया है, ईवीएस को सीखने का अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिमाणों को हासिल करने की संभावना होती है। तो आपको पता है ईवीएस में है ना ये सारी स्किल्स हम सीखते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा ऑब्जर्वेशन करना सीखे, आइडेंटिफिकेशन सीखे, क्लासिफिकेशन सीखे। अगर मैं उसको अलग अलग टाइप के प्लांट्स दे रही हूँ, लीव्स का साइज दे रही हूँ तो वो उनको क्लासीफाई कर पाए, ठीक है। अगर मैं उसे इंसेक्ट और बर्ड दे रही हूँ उनको वो क्लासीफाई कर पाए कि बर्ड एक अलग कैटेगरी होती है, इंसेक्ट एक अलग कैटेगरी होती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाती हैं ईवीएस में, ये भी बिल्कुल सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। उसके बाद है ना 20th क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस टीचर शुड ले एम्फेसिस ऑन व्हाइल प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर फॉर समेटिव असेसमेंट। तो आप एक ईवीएस की टीचर हो, आपको बच्चे का समेटिव असेसमेंट करना है तो आप है ना क्वेश्चन पेपर में किस बात पे ध्यान दोगे, लेंथ एंड टोटल मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर, टोटल मार्क्स एंड कंटेंट कवरेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, लेंथ एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन पेपर, कंटेंट कवरेज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन पेपर। हिंदी में सुनिए। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस बात पर जोर देना चाहिए। प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक कितने हैं, प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कितनी कवर हो रही है, प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य, और प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। तो आपको पता है सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है ना लेंथ, टोटल मार्क्स, कंटेंट कवरेज, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है कितना कंटेंट कवर हो रहा है और क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या चेक करना चाह रही हूँ मैं इस इवैल्यूएशन के थ्रू, ठीक है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है मेन वो ये होता है, ठीक है। लेंथ कितनी है, कितने मार्क्स का आने वाला है, ये सब बातें सबसे ज़रूरी बातें नहीं होती। सबसे ज़्यादा फोकस तो हमारा इस बात पे होना चाहिए कि बच्चा क्या सीख रहा है, ठीक है। इस चीज़ का आकलन अगर मैं कर पा रही हूँ, कितना सब्जेक्ट उसमें कवर हो रहा है, फिर मेरा कितना कंटेंट के क्वेश्चंस मैं बना पा रही हूँ। 20th क्वेश्चन है, एन ईवीएस टीचर डेमोन्स्ट्रेट एन एक्सपेरिमेंट इन क्लास इन विच एन एग सिंक्स अ टम्बलर विथ वाटर, ठीक है। यानी कि एक अंडे को टम्बलर में पानी भरा हुआ था, उसमें जब टीचर ने डाला तो वो डूब गया, ठीक है। जब लेकिन टीचर ने उसमें नमक डाला तो वो तैरने लगा, ठीक है। तो इसका है ना वो बच्चों ने जो सवाल पूछा है उसका सबसे अच्छा जवाब टीचर क्या दे सकती है, कंडक्ट एंड ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्ट। वो अलग अलग अमाउंट के साथ एक्सपेरिमेंट करके दिखाए। वो उनको ये बोल दे रही है कि ये वाला इसका जो सही कारण है ना, इस एक्सपेरिमेंट का जो सही कारण है वो बड़ी क्लासेस में आप सीखेंगे, ठीक है। और वो उन बच्चों को बोल रही है कि आप है ना खुद कॉन्क्लूड करिए, एडिंग डिफरेंट आइटम्स टू वाटर, अलग अलग चीज़ें आप पानी में डाल के देखिए। और एग जो है वो इसलिए तैर रहा है क्योंकि जो पानी की डेंसिटी है उसकी वजह से। अब इस क्वेश्चन को हिंदी में समझ लीजिए। एक ईवीएस कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के ग्लास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त व्याख्या है। अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। आपको पता है सबसे बेस्ट क्या है, बच्चे की इंक्वायरी तभी खत्म होगी जब वो खुद करके देखेगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट होता है कि आप उसको बोले कि ठीक है हमें ना डिफरेंट सॉल्ट का अमाउंट डाल के देखेंगे और हम चेक करेंगे कि किस में डूब जाता है, किस में तैरता है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग आउटकम फॉर क्लास 3rd स्टूडेंट्स ईवीएस में। Identifies directions of classroom, observe rules in few local indoor and outdoor games, voices opinion on good and bad touch, voices opinion on issue observed, experienced relating to social practice such as discrimination in ownership of resource। तो 3rd क्लास के बच्चों को जब हम पढ़ा रहे हैं तो इनमें से कौन सा सीखने का परिमाण नहीं है। कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों के नियम का अवलोकन करना, अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, देखे गए अनुभव मुद्दों पर आवाज उठाने और समाज की प्रथाओं से संबंधित
करना जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। तो आपको पता है थर्ड क्लास का बच्चा ना बहुत छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उससे हम इतनी बड़ी चीज़ें नहीं कराना चाहेंगे। उसको हम क्लास में डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए देंगे, बिल्कुल देंगे, ठीक है। उसे बोलेंगे लोकल जो इंडोर आउटडोर गेम्स तुम खेलते हो उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं वो भी वो बता देगा कि। उसके बाद है ना हम उसे गुड और बैड टच के बारे में सिखाएंगे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये जो वॉइसेस ओपिनियन ऑन इशू ऑब्जर्व्ड है, ये लर्निंग आउटकम्स होता है बट थोड़ी बड़ी क्लासेस में। थर्ड क्लास के बच्चे से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें समझता हो, ठीक है, कि ऑनरशिप और रिसोर्सेज इन सब के बारे में वो नहीं समझता है, अभी वो छोटा बच्चा है बहुत। तो ये हमारा लर्निंग आउटकम नहीं है थर्ड क्लास के बच्चे के लिए। उसके बाद 23rd क्वेश्चन है, यू हैव टू सेलेक्ट द ईवीएस टेक्स्ट बुक फॉर योर स्टूडेंट टू क्लास 3rd to 5 विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस पर्पस। Textbook should be child-centered and devoid of any stereotypes or derogatory attitude based on the gender, caste, class, and religion. The textbook should be illustrated and appealing to the student. Pictures in the book should be big and colorful, and language should be simple and according to the mental level of students. हिंदी में इस क्वेश्चन को सुन लीजिए। आपको कक्षा 3 से 5 तक अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है, तो इनमें से कौन सा मानदंड जो है वो उपयुक्त रहेगा। पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए, लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादी या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक को सहचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। पुस्तक में बड़े बड़े चित्र और रंगीन होने चाहिए। भाषा सरल और बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। देखो इसमें ना वैसे दो ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो सकते हो। पहला ऑप्शन और लास्ट का ऑप्शन, लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, बुक जो है वो कलरफुल भी होनी चाहिए, तो सारे आंसर्स आपको बहुत सही लगेंगे। लेकिन एज अ टीचर ना सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बुक है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, और उसमें ना कोई भी स्टीरियोटाइप बात नहीं लिखी हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी हो कि बच्चा ऐसी बात सीख जाए कि उसको लगे कि ये तो सही नहीं है, ठीक है। तो सबसे मेन बात ये है, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों की किताब हमें ना पिक्चर्स भी चाहिए होती हैं उसमें, है ना। आप बोलोगे कि हाँ सारे बच्चों की किताबों में पिक्चर्स होती है तो यही सबसे अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन ये वन ऑफ द क्राइटेरिया होना चाहिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है उन्होंने, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पूछा है उन्होंने। उसके बाद फिर से उन्होंने असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन दिया। उन्होंने बोला प्राइमरी लेवल पे ईवीएस में ना थीम दी जाती है, टॉपिक्स नहीं दिए जाते। उसका रीज़न उन्होंने दिया है कि थीम बेस्ड ईवीएस लर्निंग जो होती है वो बच्चे और स्टूडेंट्स के लिए ना बहुत आसान होती है एज कम्पेयर टू टॉपिक्स। हिंदी में इसका मतलब है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के विषयों के बजाय थीम है। विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो इसका करेक्ट क्या होगा। तो एक्चुअली ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन आर जो है ना वो इसका करेक्ट रीज़न नहीं है, ठीक है। ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो 6 थीम में डिवाइड। उसके बाद 25th क्वेश्चन जो है वो है टीचर वांट्स टू सेलेक्ट सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन विद हर स्टूडेंट फॉर टीचिंग ईवीएस, ठीक है। इनमें से कौन सा तरीका वो चूज करेगी कम्युनिकेशन करने के लिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सेशन, फोन कॉल, इंस्टेंट मैसेजिंग, ब्लॉग्स, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, फोन कॉल्स, प्री रिकॉर्डिंग वीडियोस, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट एंड फोन कॉल। तो एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, फोन कॉल, त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, फोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फोन कॉल। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये बच्चे हैं ना ईवीएस पढ़ने वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ठीक है। तो हम है ना इनके लिए बहुत ब्लॉग्स, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग ये सब कुछ नहीं। तो देखो सेकेंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन तो सीधा एलिमिनेट हो गए, फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए, क्योंकि जो इतने छोटे बच्चे होते हैं ना वो सोशल मीडिया पोस्ट पर नहीं होते हैं, वो ईमेल के थ्रू नहीं पढ़ते हैं। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अगर वीडियो कॉल हो रही होगी, ऑनलाइन चैट सेशन रखा होगा, फोन कॉल हो रही होगी जहाँ पे आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही होगी ना, सामने आप ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे, वो सबसे बेस्ट मेथड है। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सेशन एंड फोन कॉल। उसके बाद है ना उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इफ द थीम ट्रैवल is linked to railway station depict utilization of a community resource which of the following will complete the theme food, ठीक है। फार्मर, शॉपकीपर, एग्रीकल्चर, फार्म एंड फॉरेस्ट। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा। तो यानी कि अगर मैं आपको ट्रैवल बता रही हूँ तो आप कहोगे रेल के थ्रू कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन दिखा रहा है, तो फूड किसके थ्रू दिखाएगा, तो एग्रीकल्चरल फार्म इसका आंसर होगा। 27th क्वेश्चन है, ईवीएस पढ़ाते हुए टीचर स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ रही है, तो वो है ना बच्चों को कह रही है कि इलेबोरेट कीजिए आंसर को अपने वर्ड्स में, ठीक है। तो वो कौन सा तरीका यूज कर रही है, ट्रायल एंड एरर, चेनिंग, प्रोबिंग एंड कंडीशनल। हिंदी में सुन लीजिए,
ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो आपको पता है परीक्षण और रूटीन, चेनिंग, खोजपूर्ण प्रश्न एंड कंडीशनिंग। तो आपको पता है हमारे जो बहुत सारे क्लास में पढ़ाने के मेथड्स होते हैं उनमें से एक मेथड होता है कि हम क्लास में पहले जाके ना कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछ रहे होते हैं जिसका हम चाहते हैं वो जवाब ना अपनी ही भाषा में दे। तो इसको हम क्या बुलाते हैं, प्रोबिंग बुलाते हैं। यानी कि हम ना ऐसा चाहते हैं कि बच्चा है ना खुद से थोड़ा दिमाग लगाए, खुद से थोड़ा सोचे। तो इस चीज़ को हम क्या कहलाते हैं, प्रोबिंग कहते हैं। उसके बाद 28 क्वेश्चन है, यू वांट टू इनकरेज हैंड्स ऑन एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट ऑफ ईवीएस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी? ड्राइंग पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑन अ चार्ट, डेवलपिंग एन ईवीएस किट फ्रॉम अवेलेबल मटेरियल, मैप रीडिंग फ्रॉम अ ग्लोब, कलेक्टिंग कॉइन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो आप है ना बच्चे के अंदर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, ठीक है, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? तो आप कॉइन्स कलेक्ट करना, ठीक है, मैप रीडिंग करना, ड्राइंग पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट, ये एक्टिविटीज़ है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिमाग जो उस बच्चे का चलेगा, हाथ जो सबसे ज़्यादा चलेंगे वो किस में चलेंगे, जब वो एक ईवीएस की किट बना रहा होगा जो मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल है उनसे, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा डेवलपिंग एन ईवीएस किट फ्रॉम द अवेलेबल मटेरियल। उसके बाद उन्होंने पूछा फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है ईवीएस में वो किस चीज़ को शो करता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट अबाउट लर्निंग। आपको पता है अगर आपने है ना फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट को ध्यान से समझा है, ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसको ना आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो फॉरवर्ड आ रहा है, फॉर्मेटिव में भी फॉरवर्ड आता है। तो फॉर्मेटिव का मतलब होता है जब है ना आप आकलन इसलिए करते हो कि आप है ना बच्चों में अभी सुधार करना चाहते हो। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ाया, आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट किया और आप है ना उनको बच्चों को फीडबैक दे रहे हो कि आपसे ना ये गलती हो गई है, इसको आप सही कर लीजिए। तो ईवीएस में रचनात्मक आकलन किस लिए किया जाता है? सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन और सीखने के बारे में आकलन। तो एक तो असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग और दूसरा होता है असेसमेंट एज लर्निंग। एज लर्निंग मतलब जब जब आप सीख रहे हो तब तब आप सुधार करने की आप में गुंजाइश है, ठीक है। और जो समेटिव होता है वो है ना हमारे टर्म एंड के जो एग्जाम होते हैं, किसी चीज़ के कंप्लीट होने पर जो हम असेसमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं समेटिव। और उसमें ना सुधार की इतनी गुंजाइश नहीं होती क्योंकि वो साल खत्म होने पे हो रहा है ना, अब आप क्या सुधार करोगे। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपके पास सुधार करने की मौके आपके पास होते हैं। तो इसलिए ए एंड सी जो है वो इसके करेक्ट आंसर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है वो है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दिया है फील्ड ट्रिप्स इज एन इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटजी इन ईवीएस। रीजन दिया है फील्ड ट्रिप्स प्रमोट मेमोराइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड प्लेसेस। हिंदी में क्वेश्चन को सुन लीजिए। अभिकथन दिया हुआ है ईवीएस के क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण दिया हुआ है क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों को की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो आपको पता है फील्ड ट्रिप जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर मैं आपको है ना ईवीएस पढ़ा रही हूँ और मैंने आपको फील्ड ट्रिप पे लेके गई, ठीक है, बाहर घुमाने लेके गई, वहाँ पे मैंने आपको चीज़ें, आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है, क्लासिफिकेशन पावर है, वो सब इंक्रीज होंगी। लेकिन इन्होंने जो ये सेकेंड रीज़न दिया ना कि इसकी वजह से मेमोराइजेशन बढ़ता है, रट्टाफिकेशन बढ़ता है, ये सारी बातें हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होती है। ईवीएस को या किसी भी सब्जेक्ट को हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि बच्चा रट ले उस चीज़ को, ठीक है। तो मेमोराइजेशन पे, रोट मेमोराइजेशन पे हमारा बिल्कुल फोकस नहीं है, ठीक है। डेफिनेशंस, रोट मेमोराइजेशन, ये सब हमारे लिए नेगेटिव वर्ड। 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपके जो एग्जाम हुआ था 2023 में अगस्त वाला, उसमें आए हुए क्वेश्चन थे, ठीक है। और 21 वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और हमारा ईवीएस का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है, वो प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। थैंक यू। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा।